कभी आपने नोटिस किया है कि अलग-अलग कल्चर्स, अलग-अलग कंट्रीज के लिटरेचर को हम सेम कैटेगरी में रखकर एनालाइज कर सकते हैं। स्टोरीज, नॉवेल्स, माइथोलॉजी, फोक टेल्स, इसी को हम कहते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म हमें कहता है कि किसी भी लिटरेरी जॉनरा को जब हम लोग एनालाइज करते हैं तो उसके स्ट्रक्चर को एनालाइज करिए रादर देन द प्लॉट। फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्या है जो कि हैमलेट को एक रिवेंज ट्रेजेडी बनाता है, तो वहां हम समझेंगे जॉनरा ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी। रिवेंज क्या होता है, ट्रेजेडी क्या होता है, तो कैटेगरीज को समझकर एनालाइज करना, दैट इज व्हाट वी कॉल टू बी स्ट्रक्चरलिज्म। तो आइए जानते हैं स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें। बिल्कुल डायरेक्ट बात शुरू करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म के साथ। लिटरेरी क्रिटिसिज्म का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक है स्ट्रक्चरलिज्म। फर्डिनेंड डी सेस्योर ने इसकी शुरुआत की थी, फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं हम उन्हें, और उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स। ऑल्दो उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई थी, बट हिज मेजर वर्क एक्सप्लेनिंग स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स। इसमें वो कहते हैं कि लैंग्वेज एक सोशल सिस्टम की तरह काम करती है। हर पॉइंट को हम समझेंगे डिटेल में। लैंग्वेज अपने आप में आर्बिट्ररी है, और वो कंसेप्ट देते हैं लैंग्वेज और इंडिविजुअल स्पीच का। इसके साथ ही साथ एक और कंसेप्ट सिंक्रोनिक एंड डायक्रॉनिक, ये सभी कंसेप्ट हम समझेंगे। यहाँ से आपको सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं किसी भी लिटरेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। साथ ही साथ आप इनका लाइफ स्पैन भी जरूर याद रखिए। फर्डिनेंड डी सेस्योर को ही ध्यान में रखते हुए हम इन 4 पॉइंट्स की हेल्प से स्ट्रक्चरलिज्म समझेंगे। बाद में हम कुछ और राइटर्स की भी बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है सेस्योर जी। उन्होंने कहा कि लैंग्वेज एक सोशल सिस्टम है, सब लोग एक ही तरीके से लगभग लैंग्वेज को समझते हैं। लैंग्वेज बिल्कुल आर्बिट्रेरी है। लैंग्वेज लॉन्ग एंड पैरोल के कॉन्सेप्ट पर काम करती है, और सिंक्रोनिक और डायक्रॉनिक स्टडी की जा सकती है लैंग्वेज की। अब समझते हैं हर पॉइंट को इंडिविजुअली। देखिए, लैंग्वेज एक सोशल सिस्टम है। सेस्योर जी ने कहा कि लैंग्वेज इज द रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सोशल सिस्टम ऑफ रूल्स। सब उन रूल्स को समझते हैं। एक ऐसा इंसान भी जो पीएचडी कर चुका है, एक ऐसा इंसान भी जो कि कभी स्कूल नहीं गया है। ग्रामर रूल्स ऑटोमेटिकली हमें आ जाते हैं, जैसे कि हम ये सेंटेंस समझते हैं, ये चाय अच्छी है। सोचो, अगर लैंग्वेज में रूल्स नहीं होते तो किसी भी बात को समझाना कितना मुश्किल हो जाता। सेस्योर जी ने कहा कि लैंग्वेज एक सोशल सिस्टम है, रूल्स का कॉम्बिनेशन है। हम बोलते हैं ये चाय अच्छी है, अगर बोले अच्छी चाय ये है, तो सेंटेंस थोड़ा सा अजीब लगता है, सभी को अजीब लगता है, राइट। तो इससे पता चलता है कि लैंग्वेज में फिक्स्ड स्ट्रक्चर फॉलो होती है और सभी उसी को अंडरस्टैंड करते हैं। तो लैंग्वेज एक सोशल सिस्टम की तरह वर्क करती है। अब देखिए, कितने तरीके के तो अच्छा ही होते हैं हमारी कंट्री में। कभी हम कहते हैं अच्छा, क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कहते हैं अच्छा, ओ समझ में आ गया है। तो हमारा प्रोनाउंसिएशन स्टाइल देखकर कोई भी समझ सकता है कि हम किस तरीके से किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। उसी को हम कहते हैं सोशल सिस्टम। तो कहने का सीधा सा मतलब, लैंग्वेज एक सोशल सिस्टम की तरह काम करता है। शेयर्ड कन्वेंशंस होते हैं, शेयर्ड रूल्स होते हैं। तो लैंग्वेज एक कलेक्टिव प्रोडक्ट है, किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी नहीं है। दूसरा पॉइंट, लैंग्वेज आर्बिट्रेरी है। कोई नेचुरल कनेक्शन नहीं है बिटवीन द वर्ड एंड इट्स मीनिंग। ट्री को हम ट्री बोलते हैं इंग्लिश में, वृक्ष पेड़ बोलते हैं हिंदी में, किसी और लैंग्वेज में उसको आर्ब्रे बोला जाता है, किसी में बॉम्ब बोला जाता है। क्यों? क्या किसी भी वर्ड की शेप मिलती है ट्री से? नहीं। कुछ और मैच करता है? नहीं। आर्बिट्रेरी है। ट्री को ट्री कहते हैं, रोज को रोज कहते हैं, वॉल को वॉल कहते हैं, फोन को फोन कहते हैं। जिसको भी जो कुछ भी हम कहते हैं, बस कहते हैं, राइट। तो हर वर्ड अपने आप में आर्बिट्रेरी है। तो सभी साइंस जो है वो आर्बिट्रेरी है, किसी का कोई कनेक्शन, कोई नेचुरल कनेक्शन नहीं है वर्ड का और मीनिंग का। यही थ्योरी है हमारे साइन और सिग्निफायर की। जब हम कोई भी वर्ड प्रोनाउंस करें, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग अ वर्ड कप, ऑल्दो मैंने बहुत अच्छा कप नहीं बनाया, आई नो दैट, लेकिन मान लीजिए अभी के लिए कि ये कप है, तो आपके दिमाग में इस तरीके की एक इमेज आ जाएगी।
अब कप का और इस इमेज का क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं है, रिश्ता सिर्फ इतना है कि हमें बचपन से बताया गया ये कप है। अगर इसको हम कप की जगह पेन बोलते और पेन को कप बोलते तो हमारे दिमाग में वही इमेज होती कि ये पेन है, राइट? तो जो हमारे दिमाग में इमेज होती है, वर्ड को सुनते ही हम उस इमेज तक पहुंचते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल टू बी सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। कप वर्ड सुनना या पढ़ना, पेन वर्ड सुनना या पढ़ना, ये सिग्निफायर है और उस इमेज को ध्यान में लाना सिग्निफाइड है। नो नेचुरल इनहेरेंट लिंक बिटवीन द साउंड इमेज एंड द कंसेप्ट। अब बात करते हैं लैंग एंड पैरोल की। लैंग होता है शेयर्ड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, जैसे कि हम ग्रामर के रूल्स जानते हैं, लेकिन हर इंडिविजुअल का बोलने का तरीका, उसकी स्पीच, उसका यूसेज डिफरेंट होता है, यूनिक होता है। तो lang is English grammar and a person speaking a sentence is parole. Rule of sentence structure in English. Subject, verb, object. हम जानते हैं इस तरीके से होता है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को असली में इस्तेमाल करके बोलना कि she loves poetry. तो जब हम बोलते हैं तब हम सिर्फ बोलते नहीं हैं, जब हम बोल रहे होते हैं तो पूरे लैंग्वेज सिस्टम को अपने साथ रखकर चलते हैं। वो हमें पता नहीं होता है, कॉन्शियसली सबकॉन्शियस हमारे माइंड में हमारे साथ सारे रूल्स होते हैं। तो लैंग्वेज को लैंग एंड पैरोल में डिवाइड किया, उससे एक्सप्लेन किया। लैंग मतलब लैंग्वेज का शेयर्ड सिस्टम, इंग्लिश ग्रामर के रूल्स, और पैरोल मतलब जब कोई इंडिविजुअल बोलता है, जब कोई कह रहा है आई लव चाय, आई एक्चुअली लव चाय, तो दैट इज पैरोल। तो abstract underlying system and rules of language, lang and parole the individual usage of that particular speech. अब चलते हैं सिंक्रोनिक और डायक्रॉनिक स्टडी की तरफ। सिंक्रोनिक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर की गई स्टडी, जैसे आजकल की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना, मॉडर्न इंग्लिश को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, विल बी कॉल्ड सिंक्रोनिक स्टडी। और लैंग्वेज में हिस्टोरिकली क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो कहलाएगी डायक्रॉनिक स्टडी। तो लैंग्वेज टाइम के साथ साथ चेंज होती है, सो नॉर्मल। सिसियोलॉजी ने कहा कि लैंग्वेज को दो तरीके से स्टडी किया जा सकता है। सिंक्रोनिक, लैंग्वेज को एक स्पेसिफिक टाइम पर स्टडी करना, जैसे कि आजकल की मॉडर्न इंग्लिश मैंने आपको बताया। डायक्रॉनिक, लैंग्वेज को हिस्ट्री से कंपेयर करना, क्या क्या चेंजेस आए मॉडर्न इंग्लिश से मॉडर्न इंग्लिश तक आते आते ओल्ड इंग्लिश में क्या क्या चेंजेस आए, जैसे कि हाउंड को हॉर्न बोला जाता था पहले, और आजकल की लैंग्वेज को आजकल स्टडी किया जाना विल बी कॉल्ड सिंक्रोनिक स्टडी। तो सिंक्रोनिक एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम एंड डायक्रॉनिक चेंजेस। डायक्रॉनिक में हम चेंजेस को देखते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, हाउंड जिसको हम आजकल हाउंड कहते हैं, ओल्ड इंग्लिश में उसको HUND हॉन्ड बोला जाता था। जब हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश इंग्लिश में किसी वर्ड को क्या बोला जाता है और अमेरिकन में क्या, एक सेम पॉइंट पर, वो कहलाएगी सिंक्रोनिक स्टडी। लिफ्ट बोला जाता है और एलिवेटर बोला जाता है रिस्पेक्टिवली इन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। सिंक्रोनिक स्टडी एक टाइम पीरियड पर ही अलग अलग बोला जा रहा है ना, लेकिन ओल्ड इंग्लिश में किसी वर्ड को क्या बोला जाता था और अब क्या बोला जाता है, वो स्टडी कहलाएगी डायक्रॉनिक स्टडी। ओल्ड इंग्लिश में दाउ, दी, ये, यू इस तरीके से बोला जाता था यू को, और मिडिल इंग्लिश तक आते आते इट गॉट चेंज, दाउ का दाउ ही रहा, दी का दी ही रहा, ये स्लोली एंड स्टेडली यू में कन्वर्ट हो गया और यू तो यू रहा ही। मॉडर्न इंग्लिश तक आते आते ये सभी यू में ही कन्वर्ट हो गए, सेकंड पर्सन सिंगुलर हो या सेकंड पर्सन प्लूरल हो, सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, अब हम यू के लिए सिर्फ सिंपल एक यू ही इस्तेमाल करते हैं। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे क्लॉड लेवी स्ट्रॉस की, जो कि एक फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे हैं और स्ट्रक्चरलिज्म में इनका काफी बड़ा नाम है। इन्होंने बात की मेजरली कल्चर की, मिथ्स की और हमारी सोसाइटी की, किस तरीके से हमारे दिमाग में सोसाइटी की एक यूनिवर्सल मेंटल स्ट्रक्चर होती है। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस 1908 से 2009 तक जिंदा रहे थे। ये पायनियरिंग फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे एंड वन ऑफ द लीडिंग फिगर्स इन स्ट्रक्चरलिज्म थॉट। उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म के प्रिंसिपल को एक्सटेंड किया बियॉन्ड लैंग्वेज और इसको अप्लाई किया कल्चर पर और सोसाइटी पर और पर्टिकुलरली मिथ्स पर। उन्होंने बिलीव किया कि
हमारा जो ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन थॉट है, दैट फॉलोज यूनिवर्सल मेंटल स्ट्रक्चर, विच मीन्स दैट बीनीथ द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स कुछ ना कुछ कॉमन पैटर्न्स जरूर होते हैं हम सबके. बाय कंपेयरिंग मिथ्स फ्रॉम डिफरेंट सोसाइटीज, he was able to uncover the recurring patterns and oppositions such as nature versus nurture, life versus death. उन्होंने कहा कि ह्यूमन माइंड, आप कहीं भी रहें, किसी भी कल्चर में, किसी भी ज्योग्राफिकल प्लेस में, ह्यूमन माइंड सिमिलर तरीके से ही ऑपरेट करता है. सही गलत का फैसला, अच्छा या बुरा, हर जगह यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स हैं. इनके बेसिक आइडियाज थे बाइनरी ऑपोजिशन, नेचर वर्सेस कल्चर, लाइफ वर्सेस डेथ, रॉ वर्सेस कुक्ड. इस तरीके से हमारा दिमाग ऑपरेट करता है. डीप स्ट्रक्चर्स हैं कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में, और ये स्ट्रक्चर हर जगह पर है. दिस इज समथिंग दैट ही मेंशन्ड इन द बुक कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, 1958 में पब्लिश हुई ये बुक है. The Claude Lévi-Strauss, I told you, major figure in anthropology, known for introducing structuralism. He is the one who proposed the idea of binary opposition. And उन्होंने कहा कि इसी तरीके से ह्यूमन माइंड को चीजें समझ में आती हैं. व्लादिमीर प्रोप की भी थोड़ी सी बात करते हैं. रशियन फॉकलोरिस्ट थे, स्ट्रक्चरलिस्ट स्कॉलर. उन्होंने रशियन फोक टेल्स को बहुत अच्छे से स्टडी किया था, और वहां के पैटर्न और नैरेटिव स्ट्रक्चर की वो बात करते हैं रादर देन दी कैरेक्टर्स. उन्होंने कहा कि फोक टेल्स में मोस्ट ऑफ द टाइम सिमिलर स्टोरी एलिमेंट्स होते हैं, एक कॉमन स्ट्रक्चर होती है. रशियन folklorist, structuralist scholar, he studied the structure of Russian folk tales, focusing on pattern and narrative structure rather than the individual characters. और उन्होंने डिस्कवर किया कि सिमिलर स्टोरी एलिमेंट्स हमारी folk tales में पाए जाते हैं. इन्होंने 31 फंक्शंस बताए जो कि लगभग सभी folk tales में होते हैं. मैं इनमें से कुछ की बात करूंगी. और ये इवेंट्स एक फिक्स्ड सीक्वेंस में ही आते हैं. कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, हीरो, विलेन, दोनों के ही हेल्पर्स, जैसे कि गब्बर का कालिया और हमारे ठाकुर जी के जय और वीरू. मॉर्फोलॉजी ऑफ द फोकटेल नाम की किताब 1928 की, जिसमें उन्होंने स्ट्रक्चरलिस्ट नैरेटिव एनालिसिस की फाउंडेशन रखी है. प्रॉप ने शो किया कि मोस्ट ऑफ द स्टोरीज एक बहुत ही डीप लेकिन प्रेडिक्टेबल पैटर्न फॉलो करती हैं. अब समझते हैं कुछ पॉइंट्स को. पूरे 31 पॉइंट्स डिस्कस करना तो पॉसिबल नहीं है एक वीडियो में, लेकिन मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ, आप भी एग्री करेंगे. वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स एब्सेंट होता है अपने घर से. कुछ ऐसा होता है जिसको किया जाना मना होता है, और जो मना होता है उसी चीज को वायलेट किया जाता है. विलेन एक रिकॉनेसेंस करता है. विलेन मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ज्यादा इंट्रूड करने की कोशिश करता है इन द लाइफ ऑफ द हीरो. डिस्गाइज भी इस्तेमाल करते हैं. विलेन को कहीं ना कहीं से अपने विक्टिम की इंफॉर्मेशन मिल ही जाती है. विलेन अटेम्प्ट्स टू डिसीव हिज विक्टिम इन ऑर्डर टू टेक पोजेशन ऑफ हिम और हिज बिलोंगिंग. कहीं ना कहीं विलेन विजयी होने की कोशिश करता है ओवर दी हीरो. विक्टिम सबमिट्स टू डिसेप्शन एंड thereby unwittingly helps his enemy. तो विक्टिम जो होता है वो भी विलेन के जाल में फंस जाता है और अनविटिंगली अपने दुश्मन की हेल्प करता है. लास्ट में क्या होता है, ऐसे कुछ पॉइंट्स को भी देखते हैं. बीच के कुछ पॉइंट्स मैंने वीडियो में स्किप किए हैं. लास्ट में हीरो को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि वो असली हीरो है, वही सही है. द फॉल्स हीरो और विलेन, उसको एक्सपोज कर दिया जाता है. हीरो को एक नई अपीयरेंस, नई आइडेंटिटी मिल जाती है. विलेन को पनिशमेंट मिलती है. हीरो की शादी हो जाती है, या फिर हीरो को राजगद्दी मिल जाती है. तो कुछ ना कुछ ऐसा कि विलेन की हार हो जाती है और हीरो की विजय हो जाती है. इस तरीके से स्टोरीज का एंड होता है. अब हम बात करेंगे रोलैंड बार्थ्स की, फ्रेंच लिटरेरी थियरिस्ट एंड कल्चरल क्रिटिक, जिन्होंने लिटरेचर, मीडिया और एवरीडे कल्चर लाइफ को काफी स्टडी किया. साइंस और सिंबल्स किस तरीके से वर्क करते हैं, मिथ्स किस तरीके से वर्क करती है, सब कुछ उन्होंने स्टडी किया. ही वॉज स्पीकिंग टू अस सीक्रेटली. हमें कह रहे थे कि बहुत कुछ है जो आपको शेप अप करता है, आपका साइन इन सिंबल इन लैंग्वेज, आपका मीडिया, आपका कल्चर, लेकिन हमें वो पता नहीं चलता है. और कहीं ना कहीं हम उन मिथ्स को अपने साथ बहुत ही ऑर्डिनरी मानकर चल रहे होते हैं. उन्होंने सिमियोटिक्स का कंसेप्ट हमें प्रोवाइड किया विद द स्टडी ऑफ साइन एंड सिंबल्स. डेनोटेशन यानी कि लिटरल मीनिंग किसी वर्ड का, जैसे एक फ्लावर है. फ्लावर
को हम क्यों फ्लावर कहते हैं, किस कैटेगरी की वजह से, किन फीचर्स की वजह से वो फ्लावर आता है। डेनोटेटिव मीनिंग, फ्लावर इज द सिंबलिज्म ऑफ लव फॉर समवन। हम किसी को फ्लावर दे रहे हैं तो फ्लावर नहीं दे रहे हैं कि उसने मुझे फूल दिया, इट्स ओके, उसने मुझे फूल दिया मतलब अपने प्यार का इजहार किया। तो फूल के साथ प्यार का इजहार छिपा है, दैट इज कॉनोटेशन। यही कॉनोटेशन या कोई भी कॉनोटेशन बहुत ही ज्यादा सोसाइटी में प्रिवेल हो जाता है, तब हम उसे कहते हैं मिथ। और वो मिथ हमें कहीं ना कहीं हमारी आइडियोलॉजी करवाने में एक हेल्प करते हैं। आई विल नॉट से कि पॉजिटिव हेल्प या नेगेटिव हेल्प, लेकिन सपोर्ट करते हैं वो मिथ्स हमें। मैं इस मिथ की भी एक बात करूंगी छोटी सी। मैथोलॉजीज 1957 एंड एस जेड 1917 के फेमस वर्क्स में से हैं, और वो कहते हैं कि मीनिंग कभी भी फिक्स नहीं होता है, हमेशा कंस्ट्रक्ट किया जाता है। रोलैंड बार्थ्स जी का ही टॉय मॉडल का एग्जांपल ले रही हूँ। टॉय जब डेनोटेशन है तो सिर्फ लिटरल मीनिंग है कि एक टॉय किचन सेट है, टॉय सोल्जर है, कुछ मिनिएचर हाउस होल्ड आइटम्स हैं जो बच्चों को खेलने के लिए दे दिए जाते हैं। कॉनोटेशन जब हम मीनिंग को एसोसिएट कर देते हैं कि डॉल से गर्ल्स खेलेंगी और मिलिट्री टॉय से बॉयज खेलेंगे, लेकिन यही कॉनोटेशन जो है धीरे धीरे मिथ बनता चला जाता है और एक आइडियोलॉजी सबके दिमाग में आ जाती है कि बड़े होकर द गर्ल्स विल बी प्लेइंग द डोमेस्टिक रोल्स एंड बॉयज विल गो इनटू मिलिट्री। तो यूजर्स ऑफ सोसाइटी सिस्टम बनाया जाता है उनको स्लोली एंड स्टेडीली इस डेनोटेशन और कॉनोटेशन के थ्रू, रादर देन क्रिएटिव मेकर्स जो कि सिस्टम को क्वेश्चन कर सके, उन्हें सिस्टम का हिस्सा बना दिया जाता है। तो टॉय is just not a play object. According to Barthes, it becomes a cultural sign जो कि quietly social behavior को shape up करता चला जाता है। अब है आपके लिए परीक्षा का समय। आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स में बताइए। Which work by Ferdinand de Saussure laid the foundation of structural linguistics? ABCD whatever you think is the right answer मुझे कमेंट्स में बताइए। और आपको इस वीडियो के साथ एसोसिएटेड एक क्विज भी मिलेगा, किस तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। जैसा कि मेरे पिछले वीडियो पोस्ट कॉलोनियलिज्म के साथ एक क्विज एसोसिएटेड है, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो यहाँ पर क्लिक करके आप क्विज के लिए भी अपीयर कर सकते हैं। उससे आपका अच्छा टेस्ट हो जाएगा, मेमोरी रिटेन करेगी आपकी आपके सभी कंसेप्ट्स को जो कि आपने वीडियो में सीखे होंगे। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स फ्रॉम माय साइड, और प्लीज चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आई रियली होप यू लाइक द वीडियो और आपने नोट्स भी प्रॉपरली नोट डाउन किए हैं। सभी चीज़ें आप पहले अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे ना तो आपको हमेशा सब कुछ याद रह जाएगा। दैट इज़ द रियल टाइम एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स दैट आई हैव बीन टीचिंग सिंस ईयर्स। सभी स्टूडेंट्स वीडियोस या क्लासेस जो भी देखते हैं अपने हिसाब से भी नोट्स को नोट डाउन करते हैं, तब वो सभी कहते हैं कि हमें सच में सब कुछ याद हो गया है। तो यही टेक्निक आप भी अपनाइए एंड यू कैन ऑल्सो बी सक्सेसफुल। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रोवाइड योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड अ great good luck for your examination.